आज हमारे साथ में मोतीबोर का खेड़ा से एक अनोखे आश्रम से आए हैं, नवग्रह आश्रम जिसे कहते हैं, वहां से हमारे साथ में आए हैं वैद्य श्री हंसराज जी चौधरी। आश्रम का नाम सुनते ही आप सब सोच रहे होंगे कि ये कोई साधु महाराज का आश्रम होगा, पर नहीं, ये एक बहुत ही अनोखा आश्रम है। यहाँ पर चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से लोगों का परामर्श होता है, रोगियों का उपचार होता है। हालांकि ये साधु तो नहीं है, पर ये बहुत ही सरल जीवन जीने वाले, साधु जैसे विचार रखने वाले एक हमारे साथ वैद्य आए हुए हैं, हंसराज जी, जो कि एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति है। यह कविताएं लिखते हैं, यह लेख लिखते हैं, गजल गाते हैं, इनके लिखे हुए कई सारे नाटक मंचों पर पेश किए जा चुके हैं। इनकी किताबें, जैसे एक किताब हमारे साथ में है आयुष्मान भव, जिनकी लाखों प्रतियां अभी तक बिक चुकी है और 5 संस्करण इनकी ये निकाल चुके हैं। उसके अलावा भी कुछ हमारे साथ है, जैसे एक किताब कैंसर पर और एक किताब है पत्थरों पे पोपले। ऐसी किताबें इन्होंने कई निकाले हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे विश्व कैंसर दिवस के दिन। हम आज जानेंगे इनसे कि कैंसर किन किन कारणों से हो सकता है और किस तरीके से हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। सर, एक बार तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, हमारी जनता को आप ये बताइए कि किन किन चीजों से सबसे पहले कैंसर हो सकता है। देखो, कैंसर होने के लिए जो प्रमुख जिम्मेदार तत्व है वो है आज की तारीख में ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी जो है, मैं इसका रेफरेंस दूंगा कि डॉक्टर वारबर्ग जो हुए हैं, उन्होंने 1931 में 1931 में उनको नोबेल प्राइज मिला था और उन्होंने ये कहा था कि अगर 33% ऑक्सीजन मात्र 48 घंटे के लिए अगर कम कर दी जाए तो जो आपकी कोशिकाओं में जो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, ये जो चीजें हैं, इनका पाचन कोशिका में जाके होता है और इनका पाचन करने के लिए जो फ्यूल जो है, जो जलाने के लिए जो आवश्यक है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का नहीं मिलना यानी कि सेल्स के अंदर डिसऑर्डर हो जाना। मतलब कैंसर को अगर मैं संक्षेप में कहूँ, होने का कारण कहूँ तो ऑक्सीजन की कमी, और होने को कहूँ तो सेल्स का डिसऑर्डर। सर, आपने एक शब्द यूज किया, सेल का डिसऑर्डर, ये क्या है सर? कोशिका जो होती है उसके 3 नियम होते हैं। नंबर 1, एक कोशिका से 2 का निर्माण होगा, एक मर जाएगी, फिर 1 से 2 का निर्माण होगा, एक मर जाएगी, फिर 1 से 2 का निर्माण होगा। ये ऑर्डर है, ये एक मतलब मान्यता है। परंतु कैंसर कोशिका 1 से 3 बनेगी, 3 से 9 बनेगी, 9 से 81 बनेगी, 81 से 9600 कुछ बनेगी और उससे फिर 1 करोड़ करीब बनेगी। ये डिसऑर्डर एक बात। दूसरी बात, कैंसर को अगर मैं संक्षेप में कहूं, डिसऑर्डर को अगर समझाऊं तो कोशिका मरना भूल जाती है। मतलब वो बगावत कर देती है कि मुझे नहीं मरना है, मैं नहीं मरती, आप कैसे मुझे मार लोगे। तो ये डिसऑर्डर है। अब डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाने के लिए इसमें आपका जो जीवन पद्धति है, खाद्य पद्धति है, जो उपचार है, औषधियां है या परहेज है, ये सब चीजें उसमें बात है। चलिए, इन्होंने जो कहा उसी को मैं एक दूसरे तरीके से आपको इनकी बात से समझाना चाहूँ, अगर आप नहीं समझे हो तो कैंसर का जो कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना, उसी को वही कैंसर है जो आपने कहा। और ऑक्सीजन जो आप कह रहे हैं, ये ऑक्सीजन की कमी कैसे हो रही है? ऑक्सीजन तो भरपूर है, पूरे विश्व में। ऑक्सीजन पूरे विश्व में भरपूर नहीं है। दिल्ली में आज की तारीख में अगर आप वहां का ऑक्सीजन इंडेक्स देखें, जो प्रदूषण शब्द जहां आ रहा है, मुझे चूंकि मैं कवि हृदय व्यक्ति हूँ और साहित्य का व्यक्ति हूँ, तो मैं जहां भी प्रदूषण शब्द सुनता हूँ वहां मुझे ऑक्सीजन की कमी सुनाई देता है। आपका जैसे उदाहरण के लिए, ये जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, सब्जियों के प्रदूषण से, आहार प्रदूषण से, ये कई ऐसे प्रदूषण है। परंतु मेजर जो है आज की तारीख में दिल्ली में हर 8 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति को कैंसर की समस्या है। तो आप कह रहे हैं प्रदूषण से कैंसर बढ़ सकता है। इसके अलावा ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती है जिसकी वजह से कैंसर हो लोगों को? एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का आज की जो जीवन पद्धति है, जिसमें लोग सामान्यतया नमक इस्तेमाल करते हैं, केमिकल जिसके मैं कहूंगा। तो केमिकल के 2 बड़े हिस्से होते हैं। एक तो रिफाइंड ऑयल जो है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को, सिंगल रिफाइंड को रिफाइंड करने के लिए, और आपको दर्शकों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि अमीर देशों से केवल कारखाने में बॉयलर में जलाने के लिए जो फर्निश्ड ऑयल आता है, उसको भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में केमिकल डाल के उसको खाद्य तेल बना दिया जाता है, जबकि वो किसी भी श्रेणी से खाद्य तेल नहीं है। परंतु चूंकि वो कहीं की लीगलिटीज है, कहीं कानून की बाध्यता है, तो एक तो जो आपका रिफाइंड ऑयल है उसमें डबल रिफाइंड में 19 केमिकल होते हैं, वो जो कि जिसको कार्सिनोजेनिक कहते हैं हमारे डॉक्टरों की भाषा में, हम उससे व्यक्ति की भाषा में मैं कार्सिनोजेनिक कहना चाहूंगा, कैंसर पैदा करने वाले। अब समुद्र के नमक में मरकरी भी है,
डीडीटी भी है, बीएससी भी है, एंडोसल्फान है, और इवन की सल्फोस है, और इवन की एल्यूमिनियम फास्फाइड है। सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी हमारी जनता के लिए थोड़ा केमिकलों को एक्सप्लेन हाँ, कर दीजिए। तो ये ऐसे जो अपन घर में इस्तेमाल करते हैं, खेतों में कई जगह इस्तेमाल होते हैं, उसी डीडीटी की बात हो रही है कि वो डीडीटी हमारे लिए कितना ज्यादा वो विनाश कर सकता है हमारे शरीर का। तो ये इतना घातक है कि इनको, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इनको विज्ञान में अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं आई विश्व में। विज्ञान आदमी चांद पे पहुंच गया, परंतु नमक की 1 किलो नमक की थैली के अंदर, 1 किलो नमक की थैली के अंदर करीब करीब 16 ग्राम जहर है, जो अलग नहीं किया जा सकता। मतलब आज की तारीख में मरकरी को मैं पारा कह दूं उसे, आज की तारीख में पारे को आप पानी से अलग नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने बताया ऐसे 32 जहर हैं जो समुद्र के नमक से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कैंसर हो रहा है। दूसरा जो आप रिफाइंड ऑयल है उससे हो रहा है। और ये जो सब्जियां जो खा रहा है व्यक्ति आज का, उसके अंदर बहुत भारी मात्रा में मतलब केमिकल है, पेस्टिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, फंजीसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं। मैं हिंदी में बात करूं अगर, तो उसमें खरपतवार को खत्म करने के लिए जो हार्मोन छिड़का जा रहा है वो आपकी सब्जी में मौजूद है। तो सर ऐसी क्या क्या, अगर नमक को तो हम कैसे हटा सकते हैं? सेंधा नमक के रूप में आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि संसार में आने वाले 1000 वर्ष तक सेंधा नमक खत्म होने के कोई चांसेस नहीं है। जो रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, जो कि रशिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो पीओके का जो एरिया हिंदुस्तान से मिला हुआ है, वहाँ खूब रॉक सॉल्ट है, उसमें बहुत अच्छे आवश्यक पोषक तत्व भी हैं, और वो बिल्कुल नॉन कैंसरस। नमक को तो हम हटा करके सेंधा नमक इस्तेमाल करने लगेंगे। तेल और सब्जियों के लिए क्या? तेल के लिए कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल किया जाए। व्यक्ति, हमारा आयुर्वेद में एक सिद्धांत है ऋतु बुक, हित बुक और मित बुक, यानी, और इसको संक्षेप में मैं अगर कहूँ कि जिस ऋतु में आप जी रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप जी रहे हैं, उस क्षेत्र में, जैसे उदाहरण के लिए भीलवाड़ा में तिल पैदा होता है, तिल्ली पैदा होती है, आप तिल्ली लाइए, घानी करवाइए, उसका जो कैक है वो पशुओं को खिलाइए, या आप खुद अपना जंगल बना लीजिए गाड़ी का, और बाकी उस तेल को आप इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई अलवर भरतपुर का है, यूपी का है, तो सरसों लीजिए, गुजरात का है तो ग्राउंडनट लीजिए, अगर कोकोनट लीजिए। तो सर जैसे तिल्ली का तेल है, सर्दियों में तो काफी लोग खाते भी, ये पूरे 12 महीने खा सकते हैं? बिल्कुल, मतलब व्यक्ति जिस क्षेत्र का पैदा हुआ है उसकी, देखो आयुर्वेद के सिद्धांत से, ये कैंसर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सप्त धातु सिद्धांत होता है, जो आहार का भी एक, आहार का मूल सिद्धांत है वो। सबसे पहले व्यक्ति जो आहार लेता है उसका रस बनता, रस का रक्त बनता, रक्त का मांस बनता, मांस की चर्बी बनती है, चर्बी की हड्डी बनती है, हड्डी का बोन मेरो बनता है जिससे हम अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा में महिलाओं में रज बनता है, पुरुषों में शुक्र बनता है, शुक्र का ओज बनता है, रज का ओज बनता है, और ओज से मन बनता है, और मन से आत्मा बनती है। तो ये जो सप्त धातु, ओज तक जो धातु है, जिसकी जितना मजबूत ओज उसका उतना मजबूत मन। और कैंसर की चिकित्सा का नवग्रह आश्रम का मूल मंत्र है, मन के हार है हार है और मन के चित चित। मन जिसका जितना मजबूत, इसका मतलब आहार उसका उतना मजबूत। चलिए अब हम कैंसर की बीमारी के बारे में वापस से कुछ जानते हैं। सर एक कैंसर की ये बहुत ज्यादा, जिन रोगियों को कैंसर हो गया है वो पूरी जिंदगी उस रोग से जूझते रहते हैं, यानी कितने 4 स्टेज है, अलग अलग तरह की थेरेपियां ले ली, फिर भी उससे, तो क्या जरूरी है कि कैंसर रोगियों को पूरी जिंदगी उस रोग के साथ जीना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कैंसर, मैं इसको बहुत सरल तरीके से ये समझा सकता हूँ आपको कि 90% जो कैंसर है दुनिया में वो तो नॉन एग्रेसिव है, मतलब वो इतना तेजी से नहीं बढ़ते हैं, बल्कि कुछ कैंसर ऐसे पाए गए हैं जो व्यक्ति के जीवन में 80 वर्ष तक उन्होंने सर्वाइव किया। मतलब कैंसर डिक्लेयर होने, जैसे 10 साल की उम्र में कैंसर डिक्लेयर हो गया किसी बच्चे को, और वो 90 वर्ष की उम्र तक वो व्यक्ति जिया, और उसने किसी प्रकार की कोई चिकित्सा नहीं ली, और वो जिया। मतलब सीधा संक्षेप में मैं ये समझा सकता हूं कि 10% जो कैंसर है वो केवल एग्रेसिव होते हैं, परंतु उनको अगर आयुर्वेदिक पद्धति से, नेचुरोपैथी से, होम्योपैथी से, और मैं यहां तक भी कहता हूं एलोपैथी से भी कोई तकलीफ नहीं, रेडिएशन कोई हार्मफुल नहीं है, करवाना चाहिए आदमी को। आजकल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई, समय समय पर जांचें करवाते रहे, ब्लास्ट रेट क्या है पता करते रहे, और अपनी चिकित्सा लें, कोई तकलीफ नहीं। ऐसा जिंदगी में ढोने वाला बिल्कुल कोई प्रश्न ही नहीं है कैंसर में। सर हमने आपकी एक किताब पढ़ी है, पत्थरों में कोपले, सर के द्वारा लिखी गई है। सर इसमें लिखा हुआ है, एक चीज तो इसमें लिखी है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है आपको कैंसर हो जाए। तो सर कैंसर जैसी बीमारी जो पूरे आदमी को नहीं, उसके पूरे परिवार को पागल कर देती है, उस बीमारी के जो वो जूझ रहा है उस बीमारी से, तो वो धैर्य कैसे रखे? मैं इसके लिए आपसे एक प्रति प्रश्न करता हूँ, क्या आपके पास कल है क्या? मुझे अगर कल हो तो मुझे वो आप दान में दे दे, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। अगर आपके पास कल है तो, कल नहीं है ना आपके पास,
आज तो है। तो इसलिए कल मृत्यु का पर्यायवाची कल है। तो कल जब आपके पास है ही नहीं था, मृत्यु से क्यों भय आक्रांत हो रहे हैं? मैं बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूं, बहुत एक व्यक्ति होने के नाते, एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते और एक समाज का एक अंग होने के नाते मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, वास्तव में कैंसर से व्यक्ति नहीं मरता है कैंसर के अधिक कीमो लेने से, अधिक सर्जरी, बार बार सर्जरी करवाने से, या बार बार रेडिएशन संबंधी जो जांचें हैं, जैसे पेट स्कैन है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये जो इस तरीके की जो चीजें हैं, इससे व्यक्ति को भय होता। और एक सबसे बड़ी बात है जो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कैंसर चिकित्सा का विषय नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कैंसर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। कैंसर इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट का एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे आपके मान लो आपके परिवार में किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ और उसके जो दामाद है वो काले मतलब टंकी वाली हीरो होंडा लेके चाबी घुमाते हुए घर पर आके कहते हैं क्या हुआ साहब, कैंसर हो गया? अरे साहब हमारे पड़ोस में गुप्ता जी थे, मर गए साहब, कैंसर तो बहुत खराब है। क्या वो सूचना देना आया है क्या गुप्ता जी की मृत्यु की? कैंसर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। और एक मैं बहुत महत्वपूर्ण मतलब चीज को इंगित कर रहा हूं, आवर्ती नाम मंत्र है अस्ति, रिपीटेशन इज द मंत्र, दोहराव ही मंत्र है। आप दिन भर जैसे चामुंडा को याद करते हैं, चामुंडा आपकी मदद करेगी, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह आपकी मदद करेगा, वाहिगुरु को याद करते हैं, वाहिगुरु करेगा, राम को करते हैं, राम राम करेगा। और मान लो दिन में आप 50 बार कैंसर का नाम ले रहे हैं, रोगी के सामने बार बार कैंसर रिपीटेशन कर रहे हैं, और मान लो कैंसर में मदद कर दी तो कितना महंगा पड़ जाएगा। तो ये बार बार कैंसर को रिपीटेशन करना भी जरूरी है। तो आप कह रहे हैं जो मन में आ जाएगा वही होगा। हाँ, जो मन में आएगा। अगर इंसान सोच ले कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो क्या सच में इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ठीक हो जाएगा? मैं आप तो कह रहे हैं कि वो सोच ले कि मैं ठीक हो रहा हूं तो क्या वो ठीक हो जाएगा? मैं ये कहता हूं अगर वो मन में ठान ले तो खुद का तो कैंसर ठीक कर ही लेगा, वो हजारों लोगों का कैंसर और ठीक कर देगा। वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम। और इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं कि मन और ओज और आत्मा, मैं बिल्कुल इस सिद्धांत को प्रतिपादित करता हूं और इसको साबित कर चुका हूं मेरी कई पुस्तकों में भी कि आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से या दुष्कर्मों से कैंसर नहीं होता। आत्मा नासवान है, उससे डरने की जरूरत है नहीं। अब आपका वर्तमान जो शरीर है, इस शरीर पे जो आप जुल्म ढा रहे हैं उससे कैंसर होता है। अब मन जो है वो शरीर का हिस्सा है परंतु शरीर का नियंता है। आपने कही जो आदमी अपने ऊपर जुल्म ढा रहा है उससे कैंसर हो रहा है, तो इंसान खुद ऐसा क्या कर रहा है जिससे वो कैंसर पैदा कर रहा है? इंसान खुद ऐसा कर रहा है कि दुनिया भर के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया भर के हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है। सरकार खुद को कैंसर बांट रही है। हाँ बिल्कुल, आपको सुन के मैं निसंकोच, सेल्फोस, इतना सेल्फोस रखा जा रहा है गेहूं को 3 साल 4 साल के लिए प्रिजर्व करने के लिए, और वो जो सेल्फोस वाला जहर है वो आप तक आ रहा है। नंबर 2, आप इतना पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं कि आपकी जो पीपीएम पावर होती है, मैं तकनीक बात करना चाह रहा हूं, पार्ट पर मिलियन एक तकनीकी शब्द होता है पीपीएम, आप उस पीपीएम से 20 गुना ज्यादा। और एक सबसे बड़ी रेशियो उद्घाटन तो नहीं कर सकता हूं, हालांकि वैज्ञानिक इसको साबित कर चुके हैं। मैंने मेरी जो नवीनतम जो कैंसर की रिसर्च बुक है उसमें किया है कि पूरे भारत में करीब 300 जिले ऐसे हैं कि जहां नाइट्रेट की मात्रा, सामान्यतया जो नाइट्रेट की मात्रा है वो करीब 75 के आसपास होनी चाहिए। और राजस्थान के 9 जिले हैं जिसमें डूंगरपुर जिला आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उदयपुर जिला है आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पाली जिला है, सीकर है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, नागौर और आपका नागौर है, और ये जो बीकानेर है, यहाँ 950 से लगा के 1600 पीपीएम नाइट्रेट है। तो इससे शरीर में क्या क्या कैंसर होता है सीधा, कार्सिनोजेनिक है नाइट्रेट, सीधा मतलब आपकी सेल्स को डिसऑर्डर करता है। जो मैंने पूर्व में बताया तो ये है। अब हरियाणा के 25 करीब मोटा 15 जिलों में, महाराष्ट्र के करीब 25 जिलों में, कर्नाटक के करीब 10 जिलों में, उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिलों में। तो जिम्मेदार सरकार जिम्मेदार नहीं है नाइट्रेट के लिए, सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए, वहां ऐसे वाटर प्योरीफाई होने चाहिए जिसको कि नाइट्रेट को वो अलग करे। तो ये इसलिए कई चीजों में मतलब है। अच्छा, आप भीलवाड़ा इसका बहुत अच्छा प्रत्यक्ष उदाहरण है। भीलवाड़ा का किसी भी 3 तहसीलों का पानी पीने योग्य नहीं है। ये आज के 15 साल पहले घोषित किया जा चुका है। आज यहाँ के जितने उद्योगपति हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि वो जो केमिकल जमीन में डाल रहे हैं साइफन करके, और जमीन में के अंदर जो डाल रहे हैं वो कुओं में जा रहा है। और आज सुवाना है, मांडल है, या आपका ये नीचे की जो जितनी कोठड़ी वगैरह जितनी तहसीलें हैं, बनेड़ा है, वहां के लोग, आप पानी पीने की बात करिए साहब, जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म करते हैं। तो ये भी कैंसर का बहुत बड़ा जिम्मेदार।
सर अब एक कुछ सवाल पूछते हैं जो लोगों में बहुत ही चल रहे हैं। जी। एक सवाल ये है कि क्या कैंसर छूने से फैलता है? कैंसर छूत का रोग नहीं है, क्योंकि कैंसर का कोई भी जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु नहीं होता है। यानी कि कैंसर का कोई बैक्टीरिया नहीं है, फंगस नहीं है, निमेटोड नहीं है, एफिड नहीं है, जेसिड नहीं है, थ्रिप्स नहीं है। तो कैंसर छूत का रोग नहीं है, ना छूने से फैलता है, ना उसके साथ खाना खाने से फैलता है, ना उसके साथ जीवन यापन करने से फैलता है। चलिए उसके बाद में ये सवाल, क्या कैंसर अनुवांशिक रूप है? कैंसर निश्चित रूप से आनुवंशिक तरीके से होता है, क्योंकि ये सेल द्वारा ट्रांसफर होने वाली बीमारी है। तो जब माता और पिता दोनों जब संतान उत्पत्ति करते हैं, तो उसका जो वो जो सेल है, वो जो एक एग है और एक शुक्र जो है, स्पर्म जो है, वो दोनों जो मिलते हैं तो उसके अंदर आनुवंशिक तरीके से आता है। और 7.5% लोगों को आज भी आनुवंशिक कैंसर होता है। पर अगर बच्चा पैदा हो चुका है, उसके बाद बहुत सालों बाद माता या पिता दोनों में से किसी एक को कैंसर हो जाए, तो क्या फिर भी वो बच्चे में आने के चांस, जबकि बच्चा पूरे तरह से हो चुका है, बड़ा हो चुका है? हाँ, अगर उन्होंने कैंसर की उत्पत्ति बाद में की है, मानो उत्पत्ति से मतलब वो जनक है, हाँ, मतलब कैंसर बाद में पैदा हुआ है, तो उस बच्चे में नहीं आएगा। हाँ। परंतु नवग्रह आश्रम की एक थ्योरी है कि बिना किसी रिस्क के अगर किसी भी 10 वर्ष के बच्चे को 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को और 4 महीने तक अगर रक्त शोधन नामक हमारी जो औषधि है वो अगर दे दी जाए, तो जेनेटिक कैंसर से बचा जा सकता है, क्योंकि वही सिद्धांत है सप्त धातुओं का, जो मैंने सिद्धांत बताया। चलिए सब, आप अब नवग्रह की बात लाए हैं तो उसी की बात कर रहे थे। आपके आश्रम पे आप किस तरीके से करते हैं, लोगों का परामर्श कैसे करते हैं, उपचार कैसे करते हैं, उसके बारे में जरा बताइए। नवग्रह आश्रम का एक बहुत क्या कहूं मैं, बिल्कुल वैज्ञानिक जो तरीका है, वो पहली बार विश्व में, मैं विश्व नाम भी ले रहा हूं, पहली बार नाम ले रहा हूं, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है। कैंसर क्लास करके नवग्रह आश्रम ने कैंसर क्लास शुरू की है। क्लास का मतलब वो तो अपन पढ़े हैं पहली दूसरी से लगा के और पीजी की, जब तक अपन लगातार क्लास में जाते रहे। क्लास का मतलब अध्ययन, क्लास का मतलब जानकारी, क्लास का मतलब जिज्ञासा की समाप्ति। तो कैंसर को जब तक नहीं समझाया जाएगा, आदमी कैंसर का इलाज नहीं समझ सकता। तो हमारे यहाँ 2 घंटे की तो कैंसर क्लास होती है, पहला। दूसरी बात, नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति है वो पूर्ण रूपेण वनस्पति पर आधारित है। यानी कि कुछ स्वरस दिए जाते हैं, जो यानी कि पत्तों का रस दिया जाता है, और बाकी जो आयुर्वेद का प्राण है, क्वाथ पर आधारित हमारी चिकित्सा पद्धति है, इसलिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सर एक ये हमने सुना है कि महिलाओं में कैंसर ज्यादा होता है पुरुषों के कंपेयर में, तो ऐसा क्यों है सर? ऐसा है कि ये इसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, बाकी परिस्थितियां तो सबके लिए वैसी ही है। मतलब स्मोकिंग, मतलब धुआं है, महिलाएं भी रह रही है उसमें। अब महिलाएं स्मोकिंग नहीं कर रही है, परंतु वो स्मोकिंग करने वालों के साथ में है, तो फिर लंग कैंसर होगा, एक सामान्य बात। अगर वो स्मोक मीट यूज कर रही है, जैसे आज मणिपुर है, मिजोरम है, आपका ये जो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, उसमें हर 10वीं महिला को कैंसर है, 10 में से 1 महिला को कैंसर है। परंतु वो तो सामान्य बात है। परंतु एस्ट्रोजन हार्मोन अपने आप में एक इतनी जिम्मेदार चीज है कि एस्ट्रोजन हार्मोन से मतलब महिलाओं में मातृ शक्ति में जो जननांग या जो नया जीवन उत्पन्न करने की जो क्षमता है, वो उसकी बच्चेदानी से संबंधित, सर्विक्स से संबंधित, स्तनों से संबंधित, और शरीर में और जो जैसे माहवारी वगैरह जो आती है उससे संबंधित। तो उसके साथ में जो इस आधुनिक सभ्यता ने जो खिलवाड़ की, मैं इसको थोड़ा सा स्पष्टता के साथ समझाना चाहता हूं कि 14 वर्ष में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, 19 वर्ष तक वो परिपक्व हो जाते हैं, 20-21 वर्ष में शादी हो जाती है, 22-23 वर्ष में प्रथम संतान हो जाती है, 25 वर्ष में दूसरी संतान हो जाती है, और उसके बाद में अगर वो चाहे तो वैज्ञानिक तरीकों का लाभ लेके, एलोपैथी का लाभ लेके अपनी संतानोत्पत्ति बंद कर सकती है। मैं दावा कर सकता हूं उसको जीवन में कभी भी स्तन कैंसर नहीं होगा, सर्विक्स कैंसर नहीं होगा, बच्चेदानी का कैंसर नहीं होगा, और मल यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन से संबंधित कोई कैंसर नहीं हो सकता। परंतु आजकल बिल्कुल उल्टा, 38 साल तो शादी की उम्र है, और फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई जाती है, तो वो भी आप एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है, और मुझे इसमें अश्लीलता भी नहीं लगती। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जो प्रकृति ने 28 दिन का जो आपको एक चक्र दिया है पीरियड्स का, उसमें आप 5 दिन तक गोलियां लेके, 2 दिन तक गोलियां लेके अपने पीरियड्स को अगर आप 10 दिन आगे खिसका रहे हो, तो आप सीधा प्रकृति को चैलेंज कर रहे हो, और उसकी वजह से आपको ये जो जितनी मतलब जो समस्याएं हैं कैंसर से पूर्व की, वो सब होने को तैयार रहना चाहिए। एक आपने कही सर 38 तक शादी हो रही है, उसके बाद, तो क्या सर सही टाइम पर आपकी जो यूट्रस है उसका इस्तेमाल ना करना भी एक समस्या है? सही टाइम पे बच्चे ना करना एक समस्या हो सकती है?
अरे साहब आप बिल्कुल, हाँ बिल्कुल समस्या है भाई। एस्ट्रोजन तो कलेक्ट हो रहा है ना, एग्स भी कलेक्ट हो रहे हैं। आप जब अपनी नानी के पेट से आते हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, आप अपनी दादी और नानी के पेट से जब आते हैं, यानी कि नानी और दादी से आपका जो रिश्ता है, आपको उतने एग दे के भेज दिया प्रकृति ने, उतने अंडे आपके पास हैं। अब आप वो जो अंडे हैं उनको आप हर महीने एक अंडा रिलीज हो रहा है आपका, ठीक है, और वो हजारों लाखों की संख्या में, मतलब वो सॉरी हजारों की संख्या में, परंतु उनका उपयोग नहीं करना प्रकृति को चैलेंज करना। अब ये बिल्कुल ये वैज्ञानिक रूप से प्रूव हो चुका है कि किसी भी महिला द्वारा, किसी भी बहन द्वारा प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना, बिल्कुल सीधा सीधा आ बैल मुझे मार, ये केवल कैंसर ही नहीं, पीसीओडी एक बहुत बड़ी समस्या वो महिलाओं में हो रही है। अच्छा, उसमें आजकल का खान पान इतना गर्म हो गया, मतलब ये मसालों का उपयोग और ये पिज्जा बर्गर और ये जो आधुनिक जीवन शैली, ये भी जिम्मेदार है। सर क्या पिज्जा बर्गर ऐसी चीजें खाने से कैंसर के कुछ चांस हैं? बिल्कुल है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कैंसर नई बीमारी नहीं है। कैंसर आज के 5,500 वर्ष पहले तक का जो साहित्य है उसमें अर्बुद कर्करा का जिक्र है। अर्बुद कर्करा मतलब इससे कहा गया, और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस तरीके का सम्मिश्र, एक तो मांसाहार भोजन, एक फर्मेंटेड मतलब जिसमें फर्मेंटेशन हो गया, सड़ा हुआ जिसे कहते हैं, एक तला हुआ, बहुत ज्यादा तला हुआ, और एक कई दिनों तक संग्रहित किया हुआ, प्रिजर्व, मतलब उस तरीके से ऐसा आहार करने वाले व्यक्ति को असाध्य रोग होते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं। इन्होंने जो बताया है उससे हम कुछ बता देते हैं। फेर्मेंटेड जो इन्होंने कहा, सड़ा हुआ, जिसे चीज हम बहुत ज्यादा खाते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में है। प्रिजर्व फूड की इन्होंने बात करी, पैकेट फूड जो भी होते हैं, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, नूडल्स, ये सब पैक्ड आते हैं। प्रिजर्व फूड, प्रिजर्व केमिकल्स इसमें मिले हुए होते हैं, तो ये उन चीजों के बारे में बात करें। सर इसके एक हमारा एक और सवाल है, एक बहुत कॉस्मेटिक कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा सेल करती है चीजों को, कुछ हमने ऐसा भी सुना है कि ज्यादा केमिकल्स का यूज करने से आपको स्किन कैंसर हो सकता है, और दूसरी चीज हमने ये सुनी है कि सूरज की यूवी रेज जो है उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, तो सनस्क्रीन का उपयोग करें। क्या कॉस्मेटिक भारतीय लोगों को इस चीज से बहुत अधिक डरने की आवश्यकता नहीं। हालांकि कॉस्मेटिक यूज नहीं करना चाहिए। कॉस्मेटिक में तो आप अपने घर पे हल्दी और देसी गाय का घी और चंदन, इन तीनों चीजों को मिक्स करके अगर आप उसका लेपन बना लेते हैं तो वो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रीम है। और थोड़ा उसमें गुलाब पत्ती डाल दें, गुलाब जल डाल दें। परंतु जो जैसे यूके है, अमेरिका है, वहां के जो लोग हैं जिनको सामान्य बोलचाल की भाषा में गोरे लोग कहा जाता है, अंग्रेज लोग कहा जाता है, वहां के लोगों की जो स्किन होती है उसमें स्किन कैंसर होने के बहुत ज्यादा, भारत में मतलब 0.5% भी लोगों में स्किन कैंसर नहीं है। हमारे नौकरी आश्रम पर महीने के 6-7 हजार पेशेंट आते हैं, और 7,000 पेशेंट में शायद एक पेशेंट भी नहीं आता होगा स्किन कैंसर का, 14,000 में कहीं एक आता होगा। तो इसलिए भारत में तो ये खतरा बहुत कम है। सर अब हम इसको खत्म करते हुए एक सवाल आखिरी पूछना चाहेंगे। सर क्या आप कुछ ऐसी जानकारी दे सकते हैं जिससे लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव ला करके कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बच सकें? रोज सुबह से शुरू कर रहा हूं, सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दें, आप अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, आपका जो डिटॉक्सिक्स या ऑक्सीजन का जो इंटेक है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर सुबह छाछ, दोपहर को दही और रात को दूध का सेवन शुरू करें। आप सकारात्मक आहार लेना शुरू कर देंगे। अपने भोजन में से गेहूं को आज ही निकाल दें। ग्लूटेन एक बहुत घातक PD1 और CTLA4 ग्रुप का मेंबर है, जो कि जिसकी वजह से कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो मरना भूल जाती है, उनके अंदर अगर मौजूद है। 2 आहार के बीच में 14 घंटे का अंतर, जिसको ऑटोफेगी कहा जाता है, और डॉक्टर हॉन्जो और डॉक्टर एलिसन को जो नोबेल प्राइज मिला वो इसी लॉजिक पे मिला कि उन्होंने सुबह के भोजन और रात्रि के भोजन में 2 भोजन के बीच का जो अंतर है, एक बार इसको कम से कम अधिकतम 16 घंटे और न्यूनतम 14 घंटे अगर आप कर देते हैं, आप कैंसर से बचते हैं। तीसरा, आप सब्जी मंडी से जो सब्जियां लेके आ रहे हैं, आप जो फल लेके आ रहे हैं, उनको उबलते हुए पानी में डालिए, खोलते हुए पानी में 10 मिनट तक उसको नीचे रख दीजिए, बाद में निकाल के अच्छे पानी से धो लीजिए। तो जो ऑस्मोसिस जो क्रिया है उसके थ्रू आप कई सारे तरह के केमिकल, कम से कम आप 50% तक उसके मतलब केमिकल कम कर सकते हैं। आदमी श्री धान्य खाना शुरू करें, जो मिलेट्स जिसको कहते हैं, और ये तो श्री धान्य वर्ष भी है, और भारत सरकार और राज्य सरकार सभी इस पे सरकारें जोर दे रही है। मैं कह रहा हूं आप अपनी आत्मा सरकार जो है उसको कहो कि आप बाजरा खाना शुरू करें, ज्वार खाना शुरू करें, कुट्टू खाना शुरू करें, रागी खाना शुरू करें, और अपनी सब्जियां घर पे बोना शुरू करें।
बताइए, वो गलत कर रहा है, ये रोना रोना बंद करना पड़ेगा, मैं कितना सही कर रहा हूं इस पे आपको आना पड़ेगा, तब जाके आप कैंसर से जूझ सकते हैं और कैंसर को हरा सकते हैं, कैंसर को लड़ा सकते हैं। सर आपने कहा 14 घंटे का गैप होना चाहिए एक खाने पर, जो होते हैं जो खाने की टिप्स देते हैं कई सारे, वो लोग कहते हैं कि खाने को लगातार खाओगे तो मेटाबॉलिज्म उतना बढ़ेगा, हर एक 2-2 घंटे के गैप में अगर आप थोड़ा थोड़ा खाना खाओगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, पाचन की शक्ति बढ़ेगी। तो आप तो उसका अपोजिट कर रहे हैं सर। नहीं, मैं बिल्कुल अपोजिट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल उसका उसी बात को सैद्धांतिक रूप से कह रहा हूं। जैसे आपने प्रातःकाल का भोजन 8 बजे कर लिया और आप 6 चपाती खा सकते हैं, आपने 4 चपाती खा लिया आपने, दिन में आप सब्जियां लें कोई तकलीफ नहीं, सलाद लें कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ले लिया, और शाम को वापस 5 बजे आपने आहार ले लिया, 4 बजे 5 बजे। जो खाना क्या मतलब होता है? खाना खाने का मतलब आपने गेहूं खाया, जौ खाया, ज्वार खाया, बाजरा खाया और उसके साथ सब्जी खाई और उसके साथ में खाना जैसा, तो ये आपका सुबह 8 बजे और 4 बजे हो जाना चाहिए। बाकी दिन में आप अगर छोटा छोटा जैसे कुछ ले रहे हैं, जैसे आपने दिन में 4 टमाटर काट के खा लिए, 1 गाजर काट के खा ली, और एक सिद्धांत मैं और बताता हूं, स्वस्थ रहने के लिए आपको सब्जियों का तो सूप और फलों का जूस शुरू करना पड़ेगा। लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, लोग चुकंदर का, गाजर का और टमाटर का जूस बना रहे हैं, बिल्कुल अक्ल गांव गई उन लोगों की। उनको सब्जियों का तो सूप बनाना पड़ेगा, और सूप का समय दोपहर के 2 बजे से शाम के 8 बजे तक है, और जो जूस है उसका समय सुबह 5 बजे से दोपहर के 2 बजे तक है। तो सब्जियों का जूस बने, आप फाइबर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। वो जो सिद्धांत है, ये बेसिकली ये है लॉजिक कि आयुर्वेद जो कहता है वो जीवन की जो कला है, आहार की जो कला है, उसका जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाए, बार बार खाएं, कतई मनाही नहीं है, परंतु जो अन्न जो है, जो आहार मतलब सॉलिड आहार जिसको अपन कहते हैं, जिसको उदर पूर्ति कहा जाता है, धान नहीं खाना दिन में। हाँ बस धन्य नहीं खाना। चलिए, ये हमारे साथ में थे वैद्य श्री हंसराज जी चौधरी। इनसे हमने जाना कि आप क्या क्या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या बदलाव ला करके आप अपने आप को कई सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, और कैसे आप खुद विचार करके, खुद मन में ठान करके कोई भी बीमारी हो उससे लड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज हमने इनसे जानी। बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज जी आपका। धन्यवाद आपका।